हेलो दोस्तों, कनक क्लासेस बाय अजय सिंह चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मित्रों, हमारी आपकी चर्चा संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्व उस पर हो रही है। तो मित्रों, उसमें हमने कल आपको अनुच्छेद हमने बताया था 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है। हमने मित्रों उसमें आपको 36, 37, 38, 39 हमने 4 आर्टिकल आपको बताया था। आइए मित्रों, आज हम 40 आर्टिकल 40 का अध्ययन करते हैं। नीति निर्देशक तत्व राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट या इसको शॉर्ट फॉर्म में डीपीएस बोलते हैं। डीपीएस मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 40 क्या है? राज्य का यह कर्तव्य है, यानी राज्य को का यह कर्तव्य है कि अनुच्छेद 40 के तहत वह पंचायतों, ग्राम पंचायतों का गठन करे। मित्रों, यहां देखेंगे, चाहे ये ऐसा लिख दीजिए, राज्य को यह निर्देश है कि वह ग्राम पंचायतों का गठन करे, आर्टिकल 40 जो है एक डीपीएस में यह जो है ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। ये मित्रों कई बार प्रश्न पूछा गया है, आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? तो मित्रों यह ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। और सरकार ने इस प्रावधान का उल्लेख करते हुए हम देखेंगे कि उसने जो है 73वां संविधान संशोधन करके ग्राम पंचायतों का गठन किया। तिहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम, शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है 1992। ठीक, यह जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया और पंचायतों को विस्तृत रूप से संविधान में स्थान दिया गया। आर्टिकल 243 में इसके तहत इसमें जो है 243 से लेकर 243 ए बी सी ऐसे आगे बढ़ते हुए 16 अनुच्छेद, 16 आर्टिकल इसमें जोड़े गए। मित्रों, 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायतों को संविधान में विस्तृत रूप से स्थान दिया गया और आर्टिकल 243 में जो है ए बी सी डी ई एफ जी करके जो है 16 आर्टिकल नए जोड़े गए, जिसमें जो है पंचायतों के गठन, उनके निर्माण, उनके अधिकार से संबंधित सारी बातों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। मित्रों, आगे जब टॉपिक हम भाग 9 का अध्ययन करेंगे तब उसमें हम पंचायतों की सारी व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। अभी बस इतना हम यहाँ जाने कि ये जो प्रावधान कैसे आर्टिकल 40 के तहत दिया गया ग्राम पंचायतों का, और सरकार ने अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायतों को विस्तृत स्थान दिया। मित्रों, कहां पर है ये नया भाग जोड़ा गया था? भाग 9। एक नया भाग हमारे संविधान में जोड़ा गया,
भाग 9 जो ग्राम पंचायतों से संबंधित है। मित्रों, पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायतों की स्थापना जो 24 अप्रैल 1993 को पंचायतों का गठन किया गया, यानी पंचायती राज अधिनियम जो 1992 है यह लागू किया गया। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस यानी पंचायत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह भी इम्पोर्टेंट है। पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अब यहाँ हम देखते हैं इतने में ही कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। एक आर्टिकल 40 ये इंपॉर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन, ठीक, 243 के तहत कितने आर्टिकल जोड़े गए? 16। और मित्रों यह जो है ग्राम पंचायत किस भाग से संबंधित है? तो आपका समझिए भाग 9, बहुत कई बार प्रश्न पूछा गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 24 अप्रैल, ये इतनी बातें ये ध्यान रखिएगा। और इस जो ये आर्टिकल दिए गए हैं, पंचायतों को 29 विषयों का पर काम करने का अधिकार दिया गया, यानी कितने विषयों पर पंचायत को कार्य करने का अधिकार है। तो मित्रों यह है 29 विषयों पर पंचायत कार्य करेगी। यह विकास से संबंधित है। विकास से संबंधित 29 विषय दिए गए हैं, ग्राम विकास से संबंधित, जिस पर पंचायतें काम करेगी। यहाँ मित्रों हम इतना फैक्ट देखेंगे आर्टिकल 40 और इससे संबंधित जो संशोधन किए गए। बाकी हम भाग 9 का काफी विस्तृत जो है अध्ययन आगे करेंगे। तो यहाँ बस इतना। इसके साथ ही एक 74वां संविधान संशोधन भी, जैसे ये ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, और 74वां संविधान अधिनियम आपका यह नगर पालिका से संबंधित है। इसमें जो है जैसे यहाँ 16 आर्टिकल है, ऐसे 16 आर्टिकल जो है ये नगर पालिका के गठन से संबंधित प्रावधान इसमें किए 18, सॉरी वहां 16 है, यहाँ 18 है। और भाग जो है ये भाग 9 का 9A, इसमें जो है नगर पालिका का उल्लेख है। आगे मित्रों जब हम पढ़ेंगे, अभी तो हम 4 पर हैं, जब भाग 9 और 9 का यानी 9A दोनों का काफी विस्तृत उल्लेख हम आगे करेंगे, आपसे हम चर्चा करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम अभी डीपीएस का अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए हम इसमें आगे देखते हैं क्या है। आर्टिकल 41 ये कहता है राज्य अपने साधनों के विकास साधनों एवं विकास की सीमा के अंदर सभी नागरिकों को शिक्षा
एवं रोजगार को रोजगार एवं शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसमें ये देखिए मित्रों क्या है, राज कहता है राज्य अपने साधनों और विकास की सीमा को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को रोजगार और शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। यानी यह व्यवस्था जो है अनुच्छेद 41 आर्टिकल 41 हम नागरिकों को देता है। इसी के तहत मित्रों महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको जो है मनरेगा के नाम से जाना जाता है मित्रों, यह जो है उसी यह आर्टिकल 41 के तहत ही मनरेगा का गठन किया गया। यानी वो जो है कानून लाया गया जिसके तहत साल भर में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई। यह आर्टिकल 41 के तहत है। तो फॉर एग्जांपल आप देखेंगे मनरेगा, ये एक बार प्रश्न पूछा गया है कि मनरेगा योजना यह कानून किसके तहत लाया गया, किस आर्टिकल के तहत लाया गया मित्रों, तो यह जो है मनरेगा कानून आर्टिकल 41 की शर्तों को पूरा करने के लिए लाया गया। क्योंकि इसमें जो है राज्य को यह निर्देश है, राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने संसाधनों को, अपने साधनों और विकास की सीमा को ध्यान में रखते हुए वो अपने लोगों को रोजगार एवं शिक्षा देने की पूरी व्यवस्था करेगा। तो यह जान ले। हम देखते हैं राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना जो चलाई गई मित्रों, वो योजना भी जैसे मनरेगा है वैसे वो भी इसके तहत है। इसी में ये कहता है कि बेरोजगार व्यक्ति या फिर जो है वृद्ध व्यक्ति, इन सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी, देख रेख की जिम्मेदारी राज्य उठाएगा। यह जो है ये बातें इसमें कही गई हैं। जो वृद्धावस्था पेंशन योजना है, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, मातृत्व लाभ योजना, ये जितने भी कार्यक्रम हैं ये इसके अंतर्गत आएंगे। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना और वृद्धावस्था पेंशन योजना, ये जितने भी प्लान चलाए गए हैं मित्रों, वो आर्टिकल 41 के तहत जो शर्तें दी गई हैं उसको पूरा करने के लिए ये जो है योजनाएं चली हैं। इसको ध्यान रखिएगा। हम ये बताएं कि मनरेगा को एक बार पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत इसको स्थान दिया गया है, इसको बनाया गया, मित्रों ये 41 है। आइए हम आगे चलते हैं। अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 ये जो है विशेष रूप से इसका जो उल्लेख है, यह महिलाओं को प्रसूति सहायता में संरक्षण प्रदान करता है। क्या करता है? प्रसूति सहायता में संरक्षण प्रदान करता है। और यह भी व्यवस्था करता है कि हमारे जो मजदूर हैं, कृषि और उद्योगों में लगे मजदूर जहां कार्य कर रहे हैं, उसकी एक अनुकूल व्यवस्था बनाई जाए कि जहां वो अच्छे ढंग से काम कर सके। ये बातें अनुच्छेद 42 कहता है। क्या कहता है? एक तो प्रसूति सहायता, महिलाओं को प्रसूति सहायता, राज्य का यह कर्तव्य है कि वो महिलाओं को प्रसूति सहायता, आप समझ रहे होंगे, सहायता, प्रसूति सहायता यानी गर्भवती महिलाओं को संरक्षण की बात कर रहा है, उनकी देखरेख की बात कर रहा है। ये जिम्मेदारी डीपीएस उठाने की बात कह रहा है। और दूसरा
कृषि और उद्योगों में कार्यरत लोगों को अनुकूल दशा उपलब्ध रहे इसकी भी व्यवस्था करता है। यानी वो जहां कार्य कर रहे हैं वहां कुछ इस तरह का ना हो कि वो उनके शरीर के उनके जो है स्वास्थ्य को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाए, वहां पर बिल्कुल उनके अनुकूल दशा हो, ऐसी बात जो है एक 42 करता है। विशेष रूप से प्रसूति सहायता की बात इसमें की गई है। हम जानते हैं मित्रों कि महिला के 2 बच्चे तक यानी 2 बार गर्भधारण करने पर उनको जो है सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता 6,000 रुपए दी जाती है। मैटरनिटी लीव की बात की गई है। जो कार्यरत महिलाएं हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाती है, उनको अवकाश दिया जाता है। मैटरनिटी लीव जो है मित्रों वो 60 दिन की रखी गई है। यदि कोई महिला गर्भ में उसका बच्चे की समाप्ति हो जाए, मृत्यु हो जाती है या जन्म के बाद मृत्यु हो जाती है, तो उसको उस अवसाद से निकालने के लिए सरकार ने 60 दिन तक छुट्टी का प्रावधान किया है। यदि कोई कर्मचारी या कर्मी महिला सरकारी कर्मी महिला है तो उसके लिए 60 दिन की व्यवस्था है। मित्रों मैटरनिटी लीव जो है विशेषकर अगर देखा जाए तो वो 12 सप्ताह की वैसे दी जाती है। अगर किसी का बच्चा वो जन्म के 3 महीने से लेकर और पहले तक वो जोड़ के उसी बीच में उसको 12 सप्ताह की छुट्टी दी जाती है। अगर स्वस्थ बच्चा पैदा होता है तो उसकी देख रेख के लिए। या एक कंडीशन भी है, अगर 3 महीने से कम उम्र का कोई बच्चा कोई महिला सरकारी कर्मी महिला गोद लेती है तो उसको भी वो 12 सप्ताह का समय दिया जाएगा। और मैटरनिटी लीव एक दूसरी जिसमें बच्चे की मृत्यु हो जाती है नवजात शिशु की जन्म के समय या गर्भ में, तो उसमें 60 दिन का उसको उस महिला को अवसाद से निकलने के लिए 60 दिन का जो है वो समय उसको छुट्टी सरकारी कर्मी महिला को दी जाती है। यह भी मित्रों ध्यान रखिएगा कि ये हो सकता है प्रश्न बन जाए। मैटरनिटी लीव में अगर ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे ही देख लेते हैं। आइए मैटरनिटी लीव जो है मैटरनिटी लीव ये जो है 60 दिन की है। अगर बच्चा जन्म के समय उसकी मृत्यु बच्चा जन्म के समय उसकी मृत्यु हो जाए, जन्म के समय मृत्यु या गर्भ में मृत्यु, तो इस स्थिति में महिला को 60 दिन का से 60 डेज की छुट्टी मिलेगी, ये लीव मिलेगी। अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है उस माँ को उस अवसाद से निकलने के लिए। मैटरनिटी लीव एक दूसरा प्रकार है, उसमें 12 सप्ताह 12 वीक्स। इसमें जो है इसमें यदि स्वस्थ बच्चा है तो गर्भ के समय और गर्भ के बच्चा पैदा होने के बाद यानी बच्चे की देख रेख के लिए
बच्चे की देख रेख के लिए ये दोनों स्थिति है। स्वस्थ बच्चा यानी जीवित रहने पर बच्चे की। तो यहां ये चीजें देखिएगा, ये दूसरी कंडीशन उस तरह की है जब बच्चे की मृत्यु हो जाती है और जीवित रहने पर ये स्थिति बनाई गई है। यहां इतना ही समझेंगे मित्रों। अनुच्छेद 43 जो है वो कहता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी रूप से वो लघु उद्योग यानी कुटीर उद्योगों की स्थापना की बात करता है। यानी राज्य को यह निर्देशित किया गया है, यह निर्देश दिया गया है कि वो व्यक्तिगत या सहकारी रूप में कुटीर उद्योगों का विकास करे। यानी ऐसी व्यवस्था बनाए लोग स्वरोजगारी बन सके या अपना कुटीर उद्योग स्थापित कर सके। और इसमें जो है मित्रों 42वें संविधान संशोधन के तहत एक छोटा सा और प्रावधान 43A करके जोड़ा गया। उसमें ये कहा गया कि उद्योगों में कर्मचारियों को प्रबंधन व्यवस्था में भी शामिल किया जाए। ये चीजें कहा गया कि कर्मचारी यानी जो मजदूर है, छोटे कर्मचारी हैं, वो भी प्रबंधन में हिस्सेदारी करें, ये बातें कहता है। तो आइए थोड़ा सा इसको भी देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 43 क्या है। 43 आर्टिकल क्या है। यह जो है राज्य को निर्देश है कि वह व्यक्तिगत एवं सहकारी रूप में कुटीर उद्योगों की स्थापना करे। ठीक, जिससे लोग स्वरोजगारी बन सकें। यह राज्य का कर्तव्य है कि वो उनको जो है आर्थिक सहायता देकर इस तरह से करे कि वो अपना स्वरोजगार बना सके, कुटीर छोटे छोटे उद्योग बना सके। और इसमें एक 42वां संविधान संशोधन किया गया। फिर देखिए अब 43A यह जो है 42वां अमेंडमेंट लाया गया, संविधान संशोधन अधिनियम। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, इसको समझिएगा। 43A यह जो है ये कहता है कर्मकारों को भी उद्योग प्रबंधन व्यवस्था में भागीदार बनाया जाए। मित्रों ऐसे सिंपल में ही देखिएगा, एक आप ऐसे राज्य को यह निर्देश है कि वो कुटीर उद्योगों व्यक्तियों के विकास के लिए लघु एवं कुटीर सहकारी रूप में कुटीर उद्योगों की स्थापना करें। आप यही याद रखिएगा ये चीजें। और दूसरी कि कर्मकारों को यानी कर्मचारियों को प्रबंधन में हिस्सेदारी की बात आपका 43A करता है। और ये किस आर्टिकल के तहत, किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये संविधान में स्थान दिया गया। इतनी चीजें जो है आप 43 में देखेंगे। और अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा गया है मित्रों, अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 ये जो है समान नागरिक संहिता की बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और कई बार यह प्रश्न बन चुका है। क्या? समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, इसको तो आप भूलेंगे ही नहीं। डीपीएस के अंतर्गत ये है
आर्टिकल 44 ये क्या कहता है? समान नागरिक संहिता की बात करता है। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता फॉर सिविल कोड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। आर्टिकल 44 यह जो है कई बार प्रश्न पूछा गया है। समान नागरिक संहिता डीपीएस के अंदर किस आर्टिकल में है? तो मित्रों यह जो है 44 समान नागरिक संहिता का मतलब है, इसका अर्थ हम आपको बताते हैं कि सभी व्यक्तियों, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून, जो कि अपने यहाँ नहीं, अभी ये चीजें बन नहीं पाई हैं। राज्य को यह कहा गया है, राज्य को यह निर्देशित किया गया है कि आप ऐसी व्यवस्था बनाएं डीपीएस के अंतर्गत कि सबके साथ, सबके लिए एक समान कानून बने। जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है कि हम विविध भाषी, विविध धर्मी लोग हैं। हमारे यहाँ कई तरह की भाषाएं बोलने वाले, कई तरह के धर्म को मानने वाले लोग हैं। इस स्थिति में हम अनुच्छेद 44 को लागू करना हमारे यहाँ आसान नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है और इस स्थिति में कोई भी एक समान कानून हर धर्म पर एक तरह से लागू किया जाए, ये चीजें इतनी आसान नहीं है। लेकिन सरकार का जो प्रयास है, जो राज्य का ये प्रयास है कि हम एक दिन ऐसी समान नागरिक संहिता लाएंगे, लोगों के बीच इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि एक सब के लिए एक समान कानून बनाया जा सके। मित्रों इस पर जो है विशेष कार्य किया जा रहा है और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी भी समान नागरिक संहिता हमारे देश में लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। मित्रों आज हम आज की क्लास की एक समरी देखते हैं। हम जो है हमने आज 4 आर्टिकल पढ़े, 40, 41, 42, 43, 44, 5 हो गया। तो हमने जो है 40 में यह बताया, 40 में क्या बताया कि राज्य जो है पंचायतों का गठन करेगा, एक चीज छोटी बात। 41 में हमने यह बताया कि अपने सीमित संसाधनों और विकास को ध्यान में रखते हुए लोगों को रोजगार शिक्षा देने की व्यवस्था राज्य करेगा। 41 में ही हमने मनरेगा मातृत्व राष्ट्रीय लाभ योजना, जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं वो 41 के अंतर्गत है। जैसे हम मनरेगा विशेष रूप से हमने बताया, क्वेश्चन भी आ चुका है। फिर हमने 42 की चर्चा की, उसमें प्रसूति सहायता विशेष रूप से महिलाओं के संदर्भ में हमने बात की। फिर 43 की बात करते हैं। 43 में हम कुटीर उद्योगों की स्थापना की बात करते हैं। 43 में एक हम संशोधन की बात करते हैं जिसमें प्रबंधन में कर्मकारों को, यानी जो है कर्मचारियों को, छोटे लोगों को, मजदूरों को भी प्रबंधन में हिस्सेदारी, प्रबंधन में भागीदार बनाने का प्रयास करते हैं। ये बातें हम यहाँ तक करते हैं और लास्ट में अभी जो है अनुच्छेद 44 के तहत हम जो है समान नागरिक संहिता की बात करते हैं। तो मित्रों हम आज ये समझ में रहे हैं कि हमारी बात आपके समझ में आई होगी। ये 5 आर्टिकल, इसको ध्यान रखिएगा। 5 में विशेष रूप से जो हम 40 बताए, कई बार प्रश्न पूछा गया है। आपका 44 कई बार पूछा गया है। आपका 41 मनरेगा कैसे उसके तहत आता है ये पूछा गया है। मित्रों आपका कुटीर उद्योग और ये 42वां संविधान संशोधन जो प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी यानी कर्मचारियों की भी भागीदारी दी गई है, ये प्रश्न आया है। मित्रों ये जो है पूरा इम्पोर्टेंट समझिए, नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएस है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस के दृष्टि से, इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल को आप अपने भाषा में, हम तो कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको सरलतम भाषाओं में भाषा में आपको दिया जाए, लेकिन अगर आप और इससे भी छोटा और तरीका आप ट्रिक याद करने की रखते हैं, जानते हो, तो इसको बना लीजिए और पूरी हर बातें 36 से लेकर 51 तक क्या बातें कही गई हैं
वो चीजें बिल्कुल आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आप सॉल्व पेपर उठाकर देखेंगे तो कई प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनाए गए हैं और इसी आर्टिकल को घुमा फिरा के आगे पीछे करके पूछा गया है। एक बार तो ये आया कि 40, 41, 42, 43 में क्या क्या बातें कही गई हैं, सही जोड़े मिलाने के लिए क्वेश्चन पीसीएस में आया हुआ है। एक बार नहीं, कई बार पूछा गया है। आप सॉल्व पेपर उठा के देखेंगे आपको क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ हम आज इतनी ही बात कर रहे हैं, फिर आगे अगली क्लास में हम 45, 46, 47 लेके इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। और मित्रों, विश्वास करते हैं हमारी बात आपके समझ में आई होगी। अगर कहीं किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो आप हमारे चैनल पर कमेंट करके बताइएगा, उसको हम फिर से यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास करेंगे, आपको समझाने बताने का प्रयास करेंगे। बस इसी के साथ आज धन्यवाद। अब फिर मिलेंगे आगे।